थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने आए और कई संगीन आरोप लगाए। तेजस्वी का सबसे बड़ा आरोप यह है कि महागठबंधन के वोटरों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास से अफसरों को निर्देश दिए जा रहे हैं। और देखिए, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़े आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि इन लोगों ने चुनाव आयोग पर गलत कई बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है, निर्देश दिए गए, अपने रेंज का देखना है, उनको कहां डिस्टर्ब करना है, किन किन व्यक्तियों को चुनाव से पहले उठाना है। मतलब सीएम हाउस से भी एक आध रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा लगातार फोन जा रहा है बड़े बड़े जिला के अधिकारियों को, रेंज वाले जितने अधिकारी हैं, बुलाया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। तो ये बौखलाहट बताती है कि ये लोग जाने वाले हैं। उन्होंने जो वोट चोरी का आरोप लगाया, उनका हवा निकल गया। बिहार के मतदाता आज अपना मतदान कर रहे हैं और बिहार के अंदर वोट चोरी का मामला और मतदाता ने उसको नकार दिया, तो फिर उसके लिए माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं कि हमने गलत आरोप लगाया चुनाव आयोग पर और हम सत्ताधारी दल पर। तो इसलिए उनको माफी मांगना चाहिए। और कितना शर्मनाक बात है कि आप सुरक्षा एजेंसी पर यह आरोप लगा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी किसी प्रदेश का होता है क्या? सुरक्षा एजेंसी पर यह आरोप लगाना कि बिहार में जो डिप्टेशन हुआ है चुनाव के लिए और उसको किसी दल से जोड़ देना, यह कितना शर्मनाक बात है। इस पर भी इनको माफी मांगना चाहिए जो ये आज इन्होंने बात किया है। और तेजस्वी यादव यही नहीं रुके। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को पर भी निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग मतदान के आंकड़ों को क्यों नहीं जारी कर रहा। ये इलेक्शन कमीशन पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। अरे भाई, इतना तो पहले के जमाने में उसी दिन उसी वक्त मैनुअली लोग निकाल करके दे देता था कि इतना प्रतिशत जो है पुरुषों ने मतदान किया, इतने प्रतिशत जो है महिलाओं ने मतदान किया और ये उम्र के लोगों ने इतना इतना मतदान किया। कहीं भी ऑफिशियली ये बात आई है? वेयर इज इलेक्शन कमीशन? मतलब भाजपा जितना पाप करेगा, सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया, लग रहा है मर गया है। ज्यादातर राज्य बीजेपी शासित है ही भारत के अंदर। आज भारत के अंदर बीजेपी शासित राज्य ही ज्यादा है। से भी राज्य हैं क्या जहां बीजेपी नहीं है, वहां से भी आए? पंजाब से उन्होंने क्यों नहीं नाम लिया पंजाब का, कि पंजाब से कितना डिप्लॉयमेंट हुआ है। और राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, जब जनता बीजेपी शासित राज्य ही बनाना चाहती है इस देश में, तो इसमें हमारा क्या दोष है?
आप क्यों नहीं भी अपना इंडी गठबंधन का शासित राज्य बनाए हैं इस देश में? क्योंकि जनता आपको नकार चुकी है, आपके झूठे वादा को अफवाह फैलाते हैं आप। और आज आपने उन राज्यों का नाम नहीं लिया जिन राज्यों से भी डिप्लॉयमेंट हुआ है, ये आप झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब जनता को क्यों नहीं पंजाब का नाम लिया आपने? तो इस तरह करके भ्रामक बातें, अब ये आज भ्रामक बातें, अफवाह फैलाने वाली बातें कर रहे हैं। देखिए, ये जंगल राज के युवराज हैं। माता पिता के पहचान से अनुकंपा की राजनीति कर रहे, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले जनता के सेवक का भाव मन में है ही नहीं। ये स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, 5 विभाग इनके जिम्मे था। बता दें कि उस स्वास्थ्य विभाग जिस दवाई की बात कर रहे हैं, क्या उपलब्धि है? क्या बिहार की जनता इन पर गौरवान्वित करे? सिर्फ तहसीलदारी के अलावे इनका कोई योगदान रहा है क्या? शिक्षा विभाग भी इन्हीं के पास था, इन्हीं के मंत्री थे। रामचरितमानस पर प्रश्न उठाने के अलावे उनकी कोई उपलब्धि रही क्या? और ये अराजकता के द्वारा जातीय ध्रुवीकरण की सिर्फ राजनीति करते हैं, सिर्फ एक माहौल खड़ा करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, झूठ का वातावरण। जनता नकार चुकी है, पहला फेज में घबराहट में है, परेशान है। 14 तारीख को रिजल्ट बता देगा कि आपको जनता ने नकार दिया है। दरअसल 11 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और इससे पहले ही तेजस्वी यादव ने कई बड़े आरोप लगाए, ना सिर्फ मुख्यमंत्री कार्यालय पर, चुनाव आयोग पर, यहां तक कि बीजेपी पर। चुनावी माहौल कैसा है बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले, जानने के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ रोहित सिंह और हमारे साथ शशि भूषण भी जुड़ गए हैं। शशि भूषण, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूं। शशि, किस तरीके से देखा जाए तेजस्वी के इन आरोपों को? देखिए, तेजस्वी यादव ने कई सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल तो उनका ये है, आरोप, सवाल नहीं, आरोप ये है सुमित, कि सीएम हाउस से कहीं ना कहीं प्रभावित करने की अधिकारियों को कोशिश की जा रही है। दूसरा, उन्होंने चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े किए हैं। और इसके बाद जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो राशि दी गई, उस राशि को तेजस्वी यादव महिलाओं के लिए रिश्वत बता रहे हैं। तो ये अपने आरोप हैं तेजस्वी यादव के। हालांकि आरोप गिनवाते गिनवाते वो अपनी घोषणाएं भी आज गिनवाने लगे थे। लेकिन हाँ, बीजेपी इन तमाम आरोपों को खारिज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई थोड़ी देर पहले, वो बयान हम दिखा भी रहे थे। बीजेपी का सीधा मानना है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन, तेजस्वी यादव जो उसके नेतृत्व करता है, उनको इस बात का इल्म हो चुका है कि चुनाव जो है वो जीतने नहीं जा रहे हैं, और इसीलिए अभी से हार के बहाने तलाशे जा रहे हैं। तो अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, आरोप भी अपनी तरफ से लगाया जा रहा है, दूसरे लोग पलटवार भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इन सबके बीच में सबसे अहम बात जो है वो ये कि 122 ऐसी सीटें विधानसभा की जहां दूसरे चरण में कल सुबह से वोटिंग होगी और शाम तक जनादेश जब ईवीएम में कैद होगा, तो फिर उसके बाद 14 नवंबर को चुनाव नतीजों के साथ ही तस्वीर साफ होगी। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल शशि, आप भी बने रहिए, हमारे साथ रोहित भी जुड़े। रोहित, जिस तरीके से शशि बता रहे थे कि देखिए दूसरे चरण की वोटिंग कल होनी है, 122 सीटें, ये सीटें कितनी महत्वपूर्ण है? और अगर इनके समीकरण को आप समझा सके कि आखिरकार यहां पर किस राजनीतिक दल का क्या क्या समीकरण है, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि आखिरकार पिछले 2 विधानसभा चुनावों में कैसा समीकरण रहा था। अगर थोड़ा आप इस पर रोशनी डाल सके तो। नहीं, देखिए, जहाँ तक 122 सीटों का सवाल है तो जाहिर सी बात, ये तमाम जो ज़िले हैं जहाँ ये से चुनाव होना है, कल वोटिंग होना है, तमाम सी बॉर्डर के ही इलाके हैं। और जाहिर सी बात है, सबसे इसमें महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो है सीमांचल का क्षेत्र। 4 ज़िले, 24 विधानसभा सीटें, और वहीं पर पूरा दमखम जो है ओवैसी ने लगाया है, क्योंकि ये 4 ज़िले जो है वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। 40वीं सदी से लेकर पूर्णिया में 70% लगभग जो वो मुस्लिम मतदाता किशनगंज में है। तो ये जो क्षेत्र होता है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है वोट्स के लिहाज से, मुसलमान वोट के लिहाज से। इसीलिए ओवैसी यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे थे पिछले 15 दिनों से। और तेजस्वी का खेल बिगाड़ेंगे या बनेगा तेजस्वी का खेल, इसमें ओवैसी की बहुत बड़ी भूमिका जो है वो हो सकती है। इसलिए ये क्षेत्र जो है ये बेहद जो है वो महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ बॉर्डर के कई इलाके भी जो है, कोसी क्षेत्र में, सुपौल में भी चुनाव होना है। उसके बाद
नेपाल से सटा हुआ इलाका है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वहाँ पर भी चुनाव होना है। तो जाहिर सी बात है 122 सीटें जो हैं वो दाव पर लगी हुई हैं और कल जब वोटिंग शुरू होगी उसके बाद ही जो है 14 नवंबर को नतीजों से पता चलेगा क्या होना है, नहीं होना है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर तो है वो बिल्कुल अभी से ही शुरू हो चुका है पक्ष और विपक्ष के बीच में। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी रोहित और आपका भी शशि भूषण। लगातार हमारे दोनों संवाददाता बता रहे थे कि कैसे देखिए ये 122 सीटें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खास तौर पर अब तेजस्वी यादव की चुनौती AIMM को लेकर भी होगी।